है गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इस द हिंदू के आर्टिकल को। ठीक, ये द हिंदू क्या होता है, आप में से बहुत लोग नए होंगे तो बहुत लोग हो सकता है न पता हो द हिंदू क्या होता है। तो द हिंदू एक इंग्लिश न्यूज़पेपर होता है और लगभग जितने भी इंग्लिश न्यूज़पेपर होते हैं उनमें सबसे टफ जो माना जाता है वो द हिंदू को ही माना जाता है। तो आज से हम लोग इस आर्टिकल के वीडियो रोज डेली पढ़ेंगे। तो और आप में से बहुत लोग ऐसे लोग हैं जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते हैं, इंग्लिश के न्यूज़पेपर पढ़ तो लेते हैं लेकिन समझ नहीं पाता है। ठीक, तो वो लोगों के लिए बहुत बेनिफिट होगा ये वीडियो। और आप लोग इन वीडियोस के जरिए आप लोग सीख जाओगे कि इंग्लिश को समझा कैसे जाता है। पढ़ने के लिए तो सब लोग पढ़ लेते हैं लेकिन समझ बहुत कम लोग पाते हैं। इसलिए आप लोगों को हम रोज डेली सिखाएंगे कि कैसे इंग्लिश को समझना है और कैसे उसको अच्छे से उससे जो वोकैब होंगे उनको आपको कैसे तैयार करना है। ठीक, अब इसमें से बहुत सारे वोकैब आपके ऐसे होंगे जो आपको नहीं आ रहे होंगे। ठीक, तो आपको क्या करना है, उन वोकैब को लिख लेना है और रोज डेली 10 से 15 मिनट डेली रोज डेली उसको पढ़ना है। ठीक, इससे क्या होगा कि आप लोगों का इंग्लिश का जो कॉम्प्रिहेंशन होता है, कॉम्प्रिहेंशन को हिंदी में समझ बोलते हैं, आपकी जो इंग्लिश की कॉम्प्रिहेंशन होगी, जो समझ होगी, वो भी डेवलप हो जाएगी और आपका जो वोकैब होगा, जो वर्ड पावर होगा, वो भी आपका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, यानी आपकी वोकैबुलरी बहुत तेज हो जाएगी। ठीक, तो अगर आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, हो सकता है कि आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें भी आपका इंग्लिश लिटरेचर जो होता है उसमें भी बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं वो समझ नहीं पाते हैं। ठीक, कि क्या लिखा हुआ है, तो वो लोग अपना इंग्लिश की बुक पढ़ना सीख जाएंगे, है ना, समझ रहे हो। और जो लोग द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना सीखना चाहते हैं तो उनके लिए बेनिफिट होगा ही। ठीक, अब इनमें से क्या होता है, बहुत से वर्ड होते हैं जो एग्जाम में आपके फंसते हैं। ठीक, तो इसलिए इस न्यूज़पेपर को पढ़ना बहुत जरूरी है और साथ ही साथ इनका जो हिंदी अर्थ है वो भी हमने यहाँ पर लिख दिया है, अच्छे से आप लोगों को समझाएंगे और उस वर्ड को यूज कैसे करना है ये भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया है। ठीक, तो एकदम अच्छे से आपका वीडियो होने वाला है, बस आप इसको शुरू से लास्ट तक देखना। इससे क्या होगा, अगर आपको समझ में आए तो देख लेना, अगली वीडियो रोज डेली देखना। ठीक, और अगर आपको ना समझ में आए तो स्किप कर देना। ठीक, लेकिन सबसे पहले वीडियो को ध्यान से शुरू से अंत तक देखना, अगर समझ में आ जाए तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाना और सभी वर्ड को नोट कर लेना। ठीक, और क्योंकि सभी वर्ड के साथ साथ मैं आपको सेंटेंस भी बताता हूं कि किसी भी वर्ड को सेंटेंस में कैसे यूज करना है, जो कि बहुत अच्छी समझ हो जाएगी किसी भी वर्ड का आपका। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं और यहाँ पर सबसे पहले आपको बता दूं कि इस आर्टिकल में लिखा किस चीज के बारे में है। ठीक, तो यहाँ पर 3-4 महीने पहले ये जो लड़का का फोटो यहाँ पर आपको दिख रहा है, इस लड़के ने एक लड़की को दिन दहाड़े और एक रोड पर इसका चाकू से भोंक कर, पत्थर से मारकर इसको मार डाला था लड़की को। ठीक, तो क्या हुआ था कि उस लड़की का पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम होने के बाद जो रिपोर्ट आई है उसको जांच किया गया और जांच करने के बाद इस लड़के के खिलाफ उसी के अकॉर्डिंग, उस जांच के अकॉर्डिंग जो भी हुआ है उसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर कुछ केस लगाए गए हैं, उसके ऊपर एफआईआर कर दिया गया है, बहुत से केस लगाए गए हैं। ठीक, तो ये सब चीजें किया गया है और आर्टिकल में इसी से चीजों के बारे में बताया गया है कौन कौन से धारा उसके ऊपर लगे हैं, बहुत सारे इसके ऊपर धारा लगे हैं। ठीक, तो इन सभी न्यूज़पेपर से क्या होगा, आपका इंग्लिश भी तैयार होता जाएगा और साथ में जो आपका जनरल अवेयरनेस है, जो आपका जीके जीएस पॉलिटी वगैरह है, ये सब भी आप लोगों का तेज हो जाएगा। ठीक, ये सब भी करंट अफेयर्स वगैरह आपका तैयार होता जाएगा। ठीक, तो ये सब वीडियो आपके बहुत बेनिफिट होंगे, रोज डेली आज से हम लोग पढ़ेंगे, आज से शुरू कर रहे हैं और अब आप लोगों को रोज डेली पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, ठीक है, चलो हम लोग शुरू करते हैं। और ये इस आर्टिकल का टाइटल दिया गया है, टाइटल से आपको ज्यादा कुछ जानकारी नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत झलक मिल सकता है। तो ये कह रहे हैं कि शाहाबाद डेयरी केस, ये इस केस का नाम है। ठीक, कहते हैं ये जो केस है, इस केस में एक एफआईआर मेंशन का मतलब होता है किसी चीज को लिखना या फिर बोलना, उसको मेंशन बोलते हैं। ठीक, तो मतलब एक नया एफआईआर मतलब हो गया है ना, लिख दिया गया है एफआईआर, और जिसमें कहा गया है कि केस का एफआईआर दर्ज कर दिया गया है। और इस कानून के तहत ये एक POCSO, ये एक कानून है जो कि आपको इस आर्टिकल को जब आगे पढ़ेंगे आप तो आपको यहाँ पर इसका फुल फॉर्म समझ में आ जाएगा। ठीक, ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि एक फ्रेश केस यहाँ पर लिखा हुआ है, इस सेंटेंस को समझते हैं। एक फ्रेश केस, फ्रेश या न्यू दोनों का मतलब एक ही होता है, ताजा या नया। ठीक,
तो एक नया ताजा केस जो है वो फाइल कर दिया गया है, यानी दर्ज कर दिया है, बेस्ड ऑन, जो कि बेस्ड ऑन है, बेस्ड ऑन का मतलब आधारित है किस चीज पर, एक एनालिसिस पर आधारित है। एनालिसिस का मतलब होता है ध्यान से किया गया जो जांच होता है, दैट इज कॉल्ड एनालिसिस। तो यानी कि जो फ्रेश केस है वो दर्ज किया है, जो केस है वो किस चीज पर आधारित है, एक एनालिसिस पर आधारित है, जो कि है पोस्टमार्टम और FSL। ये FSL क्या होता है ये आगे आपको पता चल जाएगा, ठीक। तो FSL रिपोर्ट का जो एनालिसिस है उसके आधार पर यानी एक केस को दर्ज कर दिया गया है, ठीक। अब ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है ये किसका है, ऑफ लगाकर बताया जाता है। जब किसी चीज को बताया जाता है कि किस चीज का है तो उसको ऑफ लगाकर बताते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। तो यहाँ पर ऑफ लगाकर बता रहे हैं कि 16 यानी 16 ईयर ओल्ड विक्टिम जो है, विक्टिम का मतलब होता है जो पीड़ित होता है, ठीक। पीड़ित का मतलब जैसे मैंने आपको 2 थप्पड़ मार दिया, ठीक। अब 2 थप्पड़ मार दिया आपने मेरे ऊपर केस कर दिया, ठीक। आप जब केस कर दिया तो मैंने आपको 2 थप्पड़ मारा, तो थप्पड़ आपने खाया, तो आप क्या है, विक्टिम है। विक्टिम कौन है, आप है, ठीक। यानी जो पीड़ित होता है उसको हम लोग विक्टिम बोलते हैं, ठीक। तो यहां पर कहा गया है कि एक 16 साल की जो लड़की है उसका जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है उसके एनालिसिस पर, उसके जांच पर, उसके जांच के आधार पर एक फाइल, एक केस यानी दर्ज कर दिया गया है, ठीक। आई थिंक आपको इतने समझ में आ गया होगा, ये सेंटेंस समझ में आ गया होगा। अब एनालिसिस का मतलब होता है किसी चीज को ध्यान से किया गया जो जांच होता है किसी चीज का, उसको एनालिसिस बोलते हैं, ठीक। जैसे कैसे यूज करना है इस वर्ड को, जैसे कहा गया है वी मेड डिसीजन, हमने, मेड का मतलब किया, द डिसीजन मतलब निर्णय किया, किस चीज के आधार पर, किस चीज पर जो आधारित था, मतलब अपने हमारे मतलब अपने एनालिसिस, एनालिसिस का मतलब अपने जांच पर, जो हमने जांच किया, ठीक। ऑफ सिचुएशन यानी जो स्थिति है, स्थिति का मतलब जैसे कि मैं कहीं पे गया, कोई मैटर चल रहा था, उस मैटर को पहले मैंने गया, मैं वहां पर उस मैटर को पहले मैंने एनालिसिस किया, पहले उसका जांच किया कि मैटर क्या चल रहा है, ठीक। फिर उसके उस जांच के आधार पर फिर मैंने निर्णय दे दिया, ठीक। तो ये इस सेंटेंस का मतलब हुआ, ठीक, कि मैंने डिसीजन यानी निर्णय दिया किस चीज पर आधारित, अपने एनालिसिस, जो सिचुएशन का जो एनालिसिस है उसके आधार पर, ठीक। तो इस तरीके से यूज करना है। देखो यहाँ पर एक ग्रामर कॉन्सेप्ट है, अगर मैं यहाँ पे कह दूं कि इन दोनों सेंटेंस में बताओ मुझे कौन सेंटेंस सही है और कौन सेंटेंस गलत है, कौन सेंटेंस सही है और कौन सेंटेंस गलत है, तो आप बोलेंगे कि ऊपर वाला सेंटेंस सही है नीचे वाला गलत है, लेकिन नहीं, नीचे वाला सेंटेंस भी आपका करेक्ट है और ऊपर वाला सेंटेंस भी आपका राइट है, यानी करेक्ट है, ठीक। अब यहाँ पर एक चीज मुझे बताओ कि यहाँ पर 15 ईयर्स ओल्ड, 15 ये एक प्लूरल हो गया, क्योंकि कोई चीज अकेले होता है तो सिंगुलर होता है, 4 5 6 हो जाते हैं तो प्लूरल हो जाता है, और प्लूरल के अकॉर्डिंग हमने ईयर को ईयर्स बना दिया, ये चीज तो सही लग रहा है। अब आप सोचेंगे कि यार इसमें 15 ईयर क्यों लिखे हैं और बोल रहे हैं सही है, क्यों ऐसा है, ठीक। क्योंकि भैया जब कभी भी ये एडजेक्टिव का काम करने लगता है, जब एडजेक्टिव काम करता है तो फिर यहां पर ये इसमें ईयर में एस नहीं लगाते हैं और इसको हम लोग हाइफन लगा के लिखते हैं, ठीक। और जब अगर ये एडजेक्टिव का काम नहीं करता है, जब एडजेक्टिव के रूप में इसको यूज नहीं करते हैं, तब हम इसमें एस लगा देते हैं और इसको हाइफन में नहीं लिखते हैं, ठीक। तो दोनों का मतलब जबकि सेम ही होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है कि सी इज 15 ईयर्स ओल्ड, मतलब वो 15 साल की है, इसका मतलब हुआ कि सी इज 15 ईयर्स ओल्ड, वो भी 15 साल की है, मतलब वो जो लड़की है वो 15 साल की है, ठीक। ये इसका अर्थ हुआ। अब यहाँ पर देखो, इसको मैंने कैसे जाना कि ये एडजेक्टिव है, देखो सी आपका सब्जेक्ट हो गया, इज उसका लिंक वर्ब हो गया, ठीक। ए आर्टिकल हो गया, और यहाँ पर जो गर्ल है वो नाउन है, तो यहाँ पर फिर नाउन से पहले जो आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। तो यहाँ पर 15 ईयर्स ओल्ड जो है ये आपका एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव रूप में जब इसको यूज करते हैं तो इसको हम लोग एस नहीं लगाते हैं, इसी यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज किया गया है। इसीलिए यहाँ पर भी जो न्यूज़पेपर का एडिटर है उसने भी इसीलिए यहाँ पर एस नहीं लगाया है, ठीक। अब यहाँ पर क्योंकि ये जो विक्टिम है ये एक नाउन है और नाउन से पहले ये यूज किया गया है, ये एक एडजेक्टिव है, इसलिए यहाँ पर एस नहीं लगाया गया, ठीक। ठीक है, ग्रामर के कॉन्सेप्ट होता है ये, ठीक। चलो ठीक है, अब हम लोग इसको पढ़ते हैं और पढ़ने के लिए हम लोग इसको पहले क्या करते हैं,
जूम कर लेते हैं थोड़ा, ठीक, ताकि एकदम साफ साफ आपको ये दिखाई दे। तो जस्ट 1 सेकंड, इसको हम लोग थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर कहा गया है कि द दिल्ली पुलिस हाउ रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड का मतलब होता है रजिस्टर में लिखना, रजिस्टर का मतलब होता है रजिस्टर में लिखना, ठीक। तो दिल्ली पुलिस ने रजिस्टर में लिख दिया है, क्या लिख दिया है, एक नए एफआईआर को, अंडर का मतलब होता है के तहत, किस चीज के तहत लिख दिया है, एफआईआर किस चीज के तहत किया गया है, वो किया गया है 376, यानी कि जो सेक्शन, जो धारा है 376 के तहत, जो कि धारा क्या होता है, रेप का होता है, ठीक। तो यहां पर अगर आप देखो, पहले सेंटेंस को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर समझते हैं, ठीक। यहाँ पर कहते हैं कि दिल्ली पुलिस ने भैया रजिस्टर कर दिया है, लिख दिया है एक नए एफआईआर को, जो कि धारा 376 के तहत है, जो कि रेप केस का होता है धारा। और ये किस चीज का है, इंडियन पिनल कोड, यानी जो कहते हैं ना आईपीसी के तहत, आपको आईपीसी के धारा, इसके तहत आपको ये सजा मिलती है। आपने जज को सुना होगा ना इस तरीके से फिल्मों वगैरह में, ठीक। तो वही चीज होता है। तो आईपीसी का जो धारा 376 है उसके तहत यानी एफआईआर दर्ज कर दिया गया है, ठीक। एंड और कौन सा केस लगा है, यानी सेक्शन 4 लगा है। और ये किस चीज का है, पेंट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का है। ये किस लिए लगाया जाता है, जब पेंट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट होता है, जब यौन उत्पीड़न से रिलेटेड कोई केस होता है, तब लगाया जाता है, ठीक। तो कहते हैं ये भी केस इनके ऊपर लगा दिया गया है। और ये किस चीज का है, ऑफ प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, पीओसी, ये जो आपने ऊपर अभी टाइटल में देखा था ना, POCSO, ठीक। तो इस जो कानून है, ये एक कानून है, ठीक, ये क्या है, एक कानून है। तो इस कानून का जो धारा 4 है, यानी सेक्शन 4 जो है, उसके तहत, और यहाँ पर देखो दो दो धारा लगाए गए हैं, एक से 376 लगा है और दूसरा सेक्शन 4 लगा है, जो POCSO एक्ट का जो धारा 4 है, वो भी लगा दिया गया, ठीक। किस में लगाया गया है, इन शाहबाद डेयरी जो केस है इसमें लगाया गया है, ठीक। अब ये क्या है, ये केस कौन सा है, कहते हैं जहां पर एक 16 साल की जो लड़की है, वाच किल्ड, उसको मार दिया गया है इन ब्रोड डे, यानी दिन में मार दिया गया है, इन मई का मतलब होता है मई में, दिस ईयर मतलब अब की साल का, मतलब अब की साल का, इस वर्ष का जो मई था, मई महीने में एक 16 साल की लड़की को दिन दहाड़े मार दिया गया है, दिन में मार दिया गया, ठीक ठीक। उसके बाद कहते हैं, दूसरा सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, द एफआईआर वाज लॉज्ड, एफआईआर वाज लॉज्ड, एफआईआर इसका मतलब होता है एफआईआर दायर करना। तो एफआईआर जब दायर करना बोलना हो तो क्या लिखेंगे, द एफआईआर वाज लॉज्ड, लॉज्ड, लॉज्ड का मतलब होता है दायर करना, ठीक। तो एफआईआर दायर कर दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ का मतलब होता है के आधार पर, किस चीज के आधार पर दायर कर दिया गया एफआईआर, एक एनालिसिस के आधार पर, मतलब एक जांच के आधार पर। किस चीज का जांच है, वो ऑफ लगा कर बता रहे हैं, ये जांच है विक्टिम के, ये अपोस्ट्रोफी होता है, ठीक, विक्टिम के, इसका मतलब होता है काकी के, ठीक। तो यानी विक्टिम की जो पोस्टमार्टम है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, ठीक। तो इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के एनालिसिस पर, ठीक, इस पोस्टमार्टम के एनालिसिस पर एक एफआईआर दर्ज कर दिया गया, ठीक। और कहते हैं कि पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के आधार पर, और उस रिपोर्ट्स के आधार पर जो रिपोर्ट्स तैयार किया गया था इस संस्था के द्वारा, यानी किसके द्वारा, फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी, यानी एफ, जिसको हम लोग बोलते हैं FSL, ठीक, FSL के द्वारा, ठीक। इस बात को कि एक एफआईआर दर्ज कर दिया गया है, किस चीज के आधार पर, ये जो बताया ना कि यहाँ पर एनालिसिस के आधार पर विक्टिम का पोस्टमार्टम, और वो रिपोर्ट जो तैयार किया गया था FSL के द्वारा, ठीक। कहते हैं इस बात को एक सीनियर ऑफ पुलिस, एक सीनियर पुलिस जो ऑफिसर है, सेड, उसने बताया, ठीक, एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने कहा। समझ में आया ये सेंटेंस, ठीक है। अब अगर समझ में आ गया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर। ऑन द यूनिंग ऑफ मई 28, ठीक, कहते हैं 28, ऑन द यूनिंग ऑफ मतलब शाम को, किसके शाम को, 28 मई, 28 मई के शाम को
जो साहिल है जो कि 23 साल का है, एलिजिडली, एलिजिडली का मतलब होता है ऐसा बयान आया है। न्यूज़पेपर वाले ना इस तरीके के केस में न्यूज़पेपर वाले हमेशा इस वर्ड को यूज कर देते हैं। ठीक, क्यों यूज करते हैं? क्योंकि भैया वे अपने ऊपर कोई मामला नहीं लेना चाहते हैं। ठीक, कभी कभार क्या होता है कि न्यूज़पेपर के जो एडिटर होते हैं या न्यूज़ वाले जो होते हैं वो फंस जाते हैं। मतलब फंस जाते का मतलब होता है कि भैया ये इसलिए देखो, एलिजिबली का मतलब इसलिए यूज करते हैं, इसका मतलब होता है कि ऐसा बयान आ जाता है, न्यूज़पेपर वाले लिख देते हैं तो इससे ये जाहिर हो जाता है कि ऐसा न्यूज़पेपर वाला नहीं बता रहा है, न्यूज़पेपर वाला को ऐसा न्यूज मिला है, ऐसा खबर मिला है तो उसने इसको छाप दिया है। तो उसने मतलब वो ये चीज को नहीं बता रहा है, वो सिर्फ ऐसा बयान आया है, उस बयान के आधार पर इस चीज को लिख रहा है। ठीक, तो वो अपने ऊपर केस नहीं लेना चाहते हैं। ठीक, अपने ऊपर कोई टेंशन नहीं लेना चाहते हैं, कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए इस वर्ड को यूज कर देते हैं। ठीक, तो साहिल जो कि 23 साल का है, ऐसा बयान आया है कि साहिल ने मार दिया है, किल्ड मतलब मार दिया है, द विक्टिम मतलब पीड़ित को, इन फुल पब्लिक ग्लेयर, फुल का मतलब पूरे, पब्लिक का मतलब होता है जनता, ग्लेयर का मतलब होता है आंखों के सामने। ठीक, पूरी जनता के आंखों के सामने मार दिया है। क्या करके मार दिया है? बाय स्टैबिंग, स्टैबिंग का मतलब होता है चाकू भोंकना। स्टैब का मतलब क्या होता है? किसी को जब चाकू घुसा देते हो तो उसको स्टैब बोलते हैं। ठीक, यानी स्टैबिंग का मतलब होता है चाकू मार करके। हर मतलब उस लड़की को मोर देन कितने बार चाकू मारा है? मोर देन 20 टाइम्स। टाइम्स का मतलब होता है बार। ठीक, यानी 20 बार से ज्यादा उस लड़की को चाकू मार दिया है। ठीक, एंड और ब्लजनिंग हर विद अ स्टोन। और ब्लजनिंग का मतलब होता है, ब्लजन का मतलब होता है कि किसी को बार बार चोट मारना, किसी को बार बार चोट मारना, इसको बोलते हैं ब्लजन। ठीक, आईएनजी लगा तो यानी ब्लजलिंग, ब्लजनिंग। ठीक, तो ब्लजनिंग हर यानी उसको बार बार पीटा है, यानी बार बार मारा है, चोट मारा है। हर माने उसे किस चीज से चोट मारा है? बार बार किस चीज से मारा है? एक स्टोन, एक पत्थर से। कहने का मतलब है उसको चाकू से पहले भोंक मारा है, भीषण 20 से ज्यादा बार उसको चाकू से मार दिया है, और उसको पत्थर से मारा है, पत्थर से। ठीक, तो यहाँ पर देखो दो वर्ड यूज किए गए हैं। एक स्टैब का मतलब होता है किसी को चाकू या पहनी चीज से, मतलब जो पहनी चीज हो उससे भोंक देना या घुसा देना। किसी को चाकू भोंक देना या घुसा देना को बोलते हैं हम लोग स्टैब। देखो जैसे कि सी स्टैब, जस्ट वन सेकेंड, जैसे कि सी स्टैब्ड मतलब उसने स्टैब कर दिया, चाकू भोंक दिया है, चाकू घुसा दिया, माने उसे इन द आर्म यानी उसके बाजू में, उसके जो आर्म होता है ना, जो बाव होता है, भुजा भुजा होता है, उसके भुजा में विद अ स्क्रू ड्राइवर, एक स्क्रू ड्राइवर से भोंक दिया है। मतलब उसने एक स्क्रू ड्राइवर उसके बाजू में भोंक दिया। ठीक, भोंक दिया का मतलब घुसा दिया। स्क्रू ड्राइवर मतलब स्क्रू ड्राइवर समझ रहे हो ना, वो जो क्या बोलते हैं इसको, इंग्लिश में पेचकस बोलते हैं, क्या बोलते हैं ना, हिंदी में क्या बोलते हैं, पेचकस शायद बोलते हैं। ठीक, तो एक पेचकस घुसा दिया उसके। ठीक, तो ये होता है स्टैब का मतलब। स्टैब का मतलब समझ गए ना? ठीक है, एक और वर्ड आया है ब्लजन। ब्लजन का मतलब क्या होता है? ब्लजन का मतलब होता है किसी को चोट मारना। क्या होता है? किसी को चोट मारना। और चोट ऐसे मारना नहीं होता है, चोट मारना किसी को जब बार बार आप चोट मारते हो तो उसको ब्लजन बोलते हैं। ठीक, देखो किसी को किसी चीज से जब आप बार बार मारते हैं ना, तो उसको बोलते हैं, किसी को चोट मारने को, हिट करने को क्या बोलते हैं? ब्लजन। ठीक, जैसे एग्जांपल में सी हैड बीन ब्लजन्ड टू डेथ, मतलब उसको बार बार चोट मारा गया है, टू डेथ उसकी मौत तक। इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब कि जब तक उसकी मौत नहीं हुई ना, तब तक उसको चोट मारते गए जब तक वो मर नहीं गई। ठीक, तो यानी सी हैज बीन ब्लजन्ड, उसको मौत तक ये चोट मारा गया। ठीक, तो समझ गए ना? इन दोनों वर्ड को राइट डाउन कर लेना, लिख लेना, याद कर लेना। ठीक, अगला सेंटेंस समझते हैं। फिर कहते हैं कि द पुलिस अरेस्टेड, यानी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। एक चीज और बता दूं आपको कि यहाँ पर जो मैंने हाईलाइट किया है, ये जो आपका ब्लू कलर से हाईलाइट किया है, ये आपका वर्ब है, और उस सॉरी ये आपका सब्जेक्ट है,
और यहाँ पर जो रेड कलर से हमने हाईलाइट किया है ये आपका वर्ब है, उस सब्जेक्ट का ये वर्ब है। ठीक, इस तरीके से इस सेंटेंस में ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपका वर्ब है। ठीक है, और यहाँ पर कहते हैं द पुलिस, यानी जो पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, गिरफ्तार कर लिया है, ही माने उसे, मतलब उस लड़के को गिरफ्तार कर लिया है, फ्रॉम उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से। यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी का मतलब होता है क्या, ठीक, यानी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से द नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन, अगले दिन पुलिस ने उसको क्या कर लिया, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से गिरफ्तार कर लिया। इसका मतलब यहाँ तक की भी होता है और इसका मतलब एक भी होता है। ठीक, तो जैसा कि कहते हैं यहाँ, मतलब यहाँ तक कि जैसा कि जो सीसीटीवी कैमरा है, जो फुटेज है, सीसीटीवी कैमरा के जो फुटेज, जो वीडियोज है, मतलब ऑफ इंसिडेंट, यानी जो उस घटना के जो सीसीटीवी कैमरा के जो फुटेज हैं वो सरफेस्ड हो गए हैं। सरफेस्ड का मतलब होता है सबके सामने अपीयर हो गए हैं, सबके सामने आ गए हैं। ठीक, ऑन सोशल, और कहाँ पर आ गए हैं सबके सामने, सोशल मीडिया पर। कहते हैं मतलब वहां पर जहां पर इसने कांड किया होगा, मारा होगा, वहां पर सीसीटीवी कैमरा फुटेज लगा रहा होगा, सीसीटीवी कैमरा लगा होगा। तो वही चीज कह रहे हैं कि जो, जैसा कि जो सीसीटीवी कैमरा के फुटेज हैं वो भी इंसिडेंट के जो सीसीटीवी कैमरा फुटेज हैं वो भी सबके सामने आ गए हैं सोशल मीडिया पर। ठीक, किसी ने सोशल मीडिया पर, किसी को मिल गए होंगे, सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया होगा। ठीक, सरफेस का मतलब होता है किसी चीज का अचानक से साफ साफ सबके सामने आना, यानी सबके सामने अपीयर हो जाना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस बोलते हैं। अगर सरफेस एज अ वर्ब यूज किया गया हो तब इसका ये मतलब होता है, और अगर सरफेस नाउन के रूप में यूज किया जाए तो सरफेस का मतलब होता है जो सतह होता है। जैसे पृथ्वी का जो, पृथ्वी के जो ऊपर है वो उसको क्या बोलते हैं, सतह बोलते हैं ना। तो द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी का सतह। ठीक, और अगर ये वर्ब के रूप में यूज किया गया हो इस वर्ड को तो इसका मतलब होता है किसी चीज का अचानक से सबके सामने आ जाना, यानी अपीयर हो जाना, हैपन हो जाना, उसको हम लोग बोलते हैं सरफेस। ठीक, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखा गया है नो फर्दर इंफॉर्मेशन, कोई भी आगे की जानकारी हैज सरफेस्ड येट, अभी तक सामने नहीं आई है, सबके सामने। मतलब सरफेस का मतलब होता है कोई चीज जो छुपी हुई हो और वो अचानक से सबके सामने आ जाए तो उसको हम लोग सरफेस बोलते हैं। समझ रहे हो, तो कहते हैं कि कोई भी जो आगे की जो सूचना है वो अभी तक सामने नहीं आई है। येट का मतलब होता है अभी तक, अभी तक वो सामने नहीं आई है। ठीक, ठीक है, अब यहाँ पर अगला सेंटेंस है एलमोस्ट अ मंथ आफ्टर द इंसिडेंट। कहते हैं एलमोस्ट लगभग, एलमोस्ट का मतलब होता है लगभग, अ मंथ का मतलब होता है एक महीना, आफ्टर का मतलब होता है के बाद, द इंसिडेंट का मतलब होता है घटना, यानी घटना के, कहते हैं लगभग घटना के एक महीना बाद जो पुलिस है उसने फाइल कर दिया है, उसने दर्ज कर दिया है एक 640 पेज का, 640। अब देखो यहाँ पर 640 में पेजेस क्यों नहीं लिखा है, पेजेस क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि यहाँ पर एडजेक्टिव काम कर रहा है। ठीक, तो 640 पेज का जो चार्ज शीट है, चार्ज शीट क्या होता है, थाने में जो कॉपी होती है, जिस कॉपी में, जिस रजिस्टर में जितने भी क्राइम होते हैं उसको लिखा जाता है, जिसमें नाम रिकॉर्ड किया जाता है, उसको हम लोग चार्ज शीट बोलते हैं। ठीक, तो कहते हैं कि जो पुलिस है उसने दर्ज कर दिया है 640 पेज का चार्ज शीट, यानी दर्ज कर दिया है 440 पेज में, लिख दिया है 440 पेज का। ठीक, अंडर सेक्शंस, किसके अंतर्गत लिख दिया है, यानी किसके तहत लिख दिया है, धारा 302 के तहत। मतलब धारा 302 भी लिख दिया उसमें, मर्डर का केस लगा दिया है 302, यानी कि जो धारा 302 होता है वो क्या होता है, मर्डर केस होता है, जब कोई किसी का मर्डर कर देता है तो कौन सा केस लगता है, धारा 306। अब याद रखना यहाँ पर आपका जो जर्नल अवेयरनेस है, यानी कह सकते हो जो आपकी पॉलिटी है वो भी तैयार हो रहा है, आपका इंग्लिश भी तैयार हो रहा है, आपका वोकैब इंग्लिश में तैयार हो रहा है, आपका कॉम्प्रिहेंशन भी तैयार हो रहा है। समझ रहे हो ना कितना कितना बेनिफिट आपको आर्टिकल है ये। ठीक, समझ रहे हो, तो इसीलिए न्यूज़पेपर पढ़ा जाता है ताकि आपका जो पॉलिटी वगैरह भी तैयार हो। ठीक, तो सेक्शन 306 क्या होता है, मर्डर केस होता है। ठीक, जब मर्डर कोई करता है तो कहते हैं, और सेक्शन 354 ए ये क्या होता है, ये होता है इस मतलब सेक्शन के तहत जो इसमें बताया गया है जो
पनिशमेंट है, यानी जो सजा है किसके लिए, जो सेक्सुअल हरासमेंट के लिए, यानी यौन उत्पीड़न के लिए जो सजा होती है वो किसके तहत मिलता है, 354 ए के तहत, ठीक। और जो मर्डर केस लगता है वो 302 के तहत लगता है, ठीक। एंड और 509, 509 और सेक्शन 509, 509 क्या होता है, 509 में क्या होता है, जो शब्द, वर्ड, गेस्चर, गेस्चर का मतलब होता है संकेत, या मतलब गलत संकेत जो होते हैं ना उसको गेस्चर बोलते हैं, या फिर वो काम जो इंटेंडेड हो, इंटेंड का मतलब होता है जो, इंटेंड का मतलब होता है, जस्ट वन सेकंड इसको हम लोग ऊपर कर लेते हैं फिर समझते हैं। इंटेंडेंट का मतलब होता है इरादा, ठीक। जस्ट वन सेकंड इसको ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा सा दिख नहीं रहा ना। इंटेंडेंट का मतलब होता है इरादा, है ना, ऐसा काम जो इरादे से किया जाए, इंसल्ट करने के लिए, कि किसी को इंसल्ट करने के लिए जो काम किया जाए, किसी की यानी इंसल्ट, किसे इंसल्ट करना, मोडिस्टी, जो मोडिस्टी होती है एक औरत की, मोडिस्टी का मतलब होता है विनम्रता, एक औरत की विनम्रता को यानी विनम्रता को इंसल्ट करने के लिए, उसकी बेइज्जती करने के लिए, इस इरादे से, बेइज्जती करने के इरादे से अगर कोई काम किया जाए, या फिर किसी को गलत तरीके से इशारा किया जाए, या फिर किसी को गलत वर्ड बोल दिया जाए, तब जो केस लगता है वो कौन सा होता है, 506 होता है। तो कहते हैं 509 होता है, तो 509 के तहत भी, 509 का भी केस इनके ऊपर लगा दिया गया, ठीक। तो कौन कौन से केस, भैया बहुत से केस इनके ऊपर लगा दिए गए। ये क्या होता है, जस्ट वन सेकंड इसको हम लोग ऊपर कर लेते हैं, नीचे कर लेते हैं, इधर उधर भाग जाता है, ठीक। ये गेस्चर, गेस्चर क्या होता है, गेस्चर का मतलब होता है संकेत होता है, निगेटिव वर्ड है ये, ठीक। संकेत, संकेत का मतलब इशारे होते हैं, और ऐसे इशारे जो गलत चीज के लिए हो, ठीक। गेस्चर, गेस्चर वो होता है जैसे कि ही, जैसे यहाँ पर देखो, ही सेंटेंस के सेंटेंस देखते हैं, ही मेड अ रूड गेस्चर, मतलब एक उसने असभ्य तरीके का संकेत दिया, संकेत किया, एट द ड्राइवर, यानी ड्राइवर पर किया, और किस, कौन सा ड्राइवर है, दूसरे गाड़ी का, दूसरे कार का जो ड्राइवर था, उसने उसको एक असभ्य तरीके का संकेत दिया। वो होता ना, हम लोग जो, जब जब किसी को कुछ इशारा करके बिराते हैं ना, मतलब किसी को चिढ़ाते हैं, बिराते मतलब किसी को चिढ़ाते हैं, तो वो जो संकेत होता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग गेस्चर, समझ रहे हो, मतलब समझो बस, ठीक। उसको गेस्चर बोलते हैं। तो इस तरीके का कोई शब्द बोल दो, किसी को गलत तरीके से संकेत दे दो, या फिर ऐसा काम जो किसी को बेइज्जती करने के इरादे से किया जाए, इस तरीके से जो लगता है वो सेक्शन 509 के तहत लगता है, ठीक। जस्ट वन सेकेंड, ये भाग क्यों जा रहा है इधर उधर आर्टिकल, समझ रहे हो, गेस्चर होता है। उसके बाद यहां पर कह रहे हैं, यहां तक तो हम लोग अब यहां पर समझते हैं, इट हैड, इट हैड, इट हैड का मतलब होता है ये ये भी चार्ज लगाया गया, कहते हैं इन सब में ये भी चार्ज लगाया गया है, द एक्यूज्ड यानी आरोपी को, कहते हैं ये सब तो लगाया गया है, इसके बावजूद ये भी लगाया गया है अंडर सेक्शन, यानी सेक्शन 12 भी लगा दिया गया है। ये क्या होता है, ये पनिशमेंट के लिए, ये पनिशमेंट हमें बताता है कि पनिशमेंट क्या दिया जाएगा, कमिटिंग सेक्सुअल हरासमेंट अपॉन अ चाइल्ड, एक बच्ची पर, एक बच्ची के ऊपर जो यौन उत्पीड़न करना, यौन उत्पीड़न करना, ठीक, उसके लिए जो सजा दिया जाता है वो सेक्शन 12 के तहत दिया जाता है, ठीक। तो यहाँ पर कमिट का मतलब होता है कुछ इलीगल करना या गलत करने को हम लोग क्या बोलते हैं, कमिट बोलते हैं, ठीक। तो कमिट का मतलब क्या होता है, कुछ इलीगल या कुछ गलत करते हो तो उसको बोलते हैं, ठीक। जैसे एग्जाम्पल में समझते हैं, जैसे कि टू कमिट मर्डर, यानी कि इसके साथ जब कभी भी कमिट आएगा, तो कमिट के बाद है तो मर्डर आएगा, फ्रॉड आएगा, क्राइम आएगा, ऑफेंस आएगा, गलती, एरर आएगा, सिन यानी पाप होता है, सिन का मतलब क्या होता है, पाप होता है, ठीक। इस तरीके के वर्ड आएंगे, ठीक। तो इसका मतलब क्या होता है, कमिट का मतलब होता है कुछ गलत या
इलीगल करना, ठीक। जैसे कि टू कमिट मर्डर का मतलब होता है कि मर्डर करना, इसका मतलब क्या होता है, मर्डर करना या फ्रॉड करना। अगर टू कमिट मर्डर लिखा तो मर्डर करना इसका मतलब हुआ, और टू कमिट अगर फ्रॉड लिखा तो इसका मतलब हुआ कि फ्रॉड करना, ठीक। टू कमिट अगर क्राइम लिखा तो यानी क्राइम करना, या ऑफेंस मतलब अपराध करना, ठीक। और अगर टू कमिट एरर लिखा तो मतलब गलती करना, असिन लिखा तो टू कमिट असिन जैसे लिखा कहीं पर तो इसका मतलब हुआ कि पाप करना, ठीक। जैसे कि एक सेंटेंस लिखकर बताते हैं आपको हम। देखो जैसे लिखा है, मोस्ट क्राइम्स, ज्यादातर जो क्राइम होते हैं, जो अपराध होते हैं, आर कमिटेड, वो किए जाते हैं किसके द्वारा, एक यंग यानी जो युवा आदमी होते हैं उनके द्वारा, युवा आदमियों के द्वारा किया जाता है ज्यादातर जो क्राइम होते हैं, ठीक। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर कहते हैं, तो कहने यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर कमिट सेक्सुअल हरासमेंट का मतलब होता है सेक्सुअल हरासमेंट, एक छोटी सी बच्ची पर, अपान अ चाइल्ड मतलब एक बच्ची पर सेक्सुअल हरासमेंट करना, कमिट मतलब करना, करने के लिए जो सजा होता है वो क्या होता है, सेक्शन 12 होता है, ठीक। सेक्शन 12 के तहत सजा क्या मिलेगी ये पता चलता है, ठीक। तो यहाँ पर कहते हैं, और ये सेक्शन 12 किस चीज का है, ये है POCSO कानून के तहत, जो इस कानून के तहत जो सेक्शन 12 है उससे हमें पता चलता है कि जब आप सेक्सुअल हरासमेंट किसी चाइल्ड, किसी बच्चे पर करते हैं तो उसके लिए क्या सजा मिलेगी, ठीक। अब यहाँ पर कहते हैं, एक तो ये चीज सेक्शन 12 लगाया गया है किसका, POCSO, POCSO कानून का जो सेक्शन 12 है वो लगाया गया है। और दूसरा चीज कह रहे हैं कि सेक्शन 32 का, यानी सेक्शन 3 का जो दूसरा नंबर है, दूसरे का 5वां नंबर है, वो भी लगाया गया है किसका, SC ST एक्ट का। SC मतलब शायद वो लड़की SC ST रही होगी, तो ये भी कानून लगाया जाए, यानी SC ST जो कानून होता है उसका जो सेक्शन 3 होता है, 3 का 2 का 5वां, ये वाला सेक्शन, ये वाला धारा भी लगा दिया है, ठीक। एज वेल एज का मतलब होता है साथ ही साथ, आज एज वेल एज का मतलब क्या होता है, साथ ही साथ। जो सेक्शन 25 और 27 है आर्म एक्ट का, आर्म एक्ट का जो सेक्शन 25 और 27 है ये भी लगा दिया गया है। तो इसके ऊपर इतने कानून लगा दिए, इतने धारा लगा दिए, इतने धारा लगा दिए कि हमारे समझ से तो ये जेल से छूट ही नहीं पाएगा, आप समझ रहे हो। अब यहाँ पर उसके बाद अगला सेंटेंस यहाँ पर लिखा है, अगला सेंटेंस यहाँ पर लिखा है, जस्ट वन सेकेंड। अगला सेंटेंस यहाँ पर लिखा है, एज पर, एज पर का मतलब होता है के अनुसार, ठीक। तो किस चीज के अनुसार, जो चार्ज सीट है उसके अनुसार, जो 14 यानी 14 बायोलॉजिकल एग्जिबिट्स हैं। एग्जिबिट्स का मतलब होता है जो आपके वस्तु होता है, ठीक। इसका मतलब क्या होता है, वस्तु। अगर इसको नाउन फॉर्म में यूज किया जाए तो इसका मतलब होता है वस्तु, और अगर इसको वर्ब फॉर्म में यूज किया जाए तो इसका मतलब होता है प्रदर्शन करना, ठीक। तो कहते हैं 14 बायोलॉजिकल जो वस्तु हैं, वस्तुएं हैं, और एक केमिकल जो वस्तु है, और 4 फिजिकल वस्तुएं हैं, और एक साइबर वस्तु, जो वस्तुएं हैं, जो चीजें हैं, वर एग्जामिन्ड, इनको, इनका जांच किया गया एट द FSL, इस संस्था में से जांच किया गया, और ये कहाँ है, रोहिणी में। तो रोहिणी में ये जो FSL संस्था है इसमें यानी जांच किया गया, ठीक। किस चीज का, 14 जो बायोलॉजिकल चीजें हैं, और एक केमिकल जो वस्तु है, और 4 फिजिकल वस्तु, और एक साइबर वस्तु, ठीक, इनका जांच किया गया। अब जांच किया गया तो क्या हुआ, अब कहते हैं कि दीज, दीज का मतलब ये सब जो चीजें हैं, इन सब में इंक्लूड, इंक्लूड का मतलब शामिल है, इन सब में शामिल है जो ट्रेसेस हैं। ट्रेसेस का मतलब, ट्रेसेस का मतलब होता है जो दाग धब्बा होता है, ठीक। किस चीज का दाग धब्बा, खून का। कहते हैं कि इन सब में शामिल है खून का धब्बा। किस चीज का, खून का धब्बा, यानी शामिल है किस चीज का, किस चीज के ऊपर, यानी पत्थर पर। यानी कि ये सब चीजें जब चेक किए, जब सब चीजें वस्तुओं पर जांच किया गया तो देखा गया कि पत्थर पर खून के जो निशान है वो भी, यानी जो धब्बे हैं वो भी इनमें शामिल है, ठीक। कहते हैं द नाइफ, छुरी पर जो खून का धब्बा शामिल है, किस पर है, एक तो भैया पत्थर पर खून का धब्बा लगा हुआ था, छुरी पर लगा हुआ था, और साहिल का जो कपड़ा था इसमें
इन सब में खून का धब्बा लगा हुआ था, ठीक। तो इन सब जांच में जब देखा गया तो इन सब में ये सब चीजें भी पता चला, ठीक। और कहते हैं और अलोंग विद का मतलब इसके साथ ही साथ वेरियस मतलब होता है कई प्रकार के जो वॉइस हैं, वॉइस नोट्स, वॉइस मतलब जो आवाजें हैं, है ना, जो रिकॉर्डिंग है वो भी मिले हैं, ठीक। कहते हैं ही एलिजली, देखो फिर से न्यूज़पेपर वाला फिर से यहाँ पर यूज कर दिया है कि भैया ऐसा बयान आया है कि ही मतलब उसने, सेंट मतलब भेजे हैं, भेजे थे मतलब, वाया का मतलब होता है के जरिए, किस चीज के जरिए, मोबाइल के जरिए इस चीज को भेजा था, मतलब ये सब चीजें उसने मोबाइल के जरिए भेजा था, टू हरास करने के लिए, मतलब हरास का मतलब होता है उत्पीड़न करना किसी का, ठीक। एंड थ्रेटन और धमकी देना विक्टिम को, यानी धमकी देने के लिए और उत्पीड़न करने के लिए, हरास मतलब उत्पीड़न करने के लिए और धमकी देने के लिए, ठीक। तो उसको फोन के जरिए इसको ये सब चीजें भेजा था, ठीक। तो वही चीज है। तो ये आर्टिकल आपका पूरा खत्म हो गया, ठीक। तो इस तरीके से आपको आर्टिकल को पढ़ना था, ठीक। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप बताएंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। मैं अगले वीडियो में कोशिश करूंगा जिस तरीके से, अगर आप, जैसे कि अगर आपको कहीं पर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट कर देना, अगले वीडियो में मैं और अच्छा समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक। और वीडियो को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके अगले वीडियो में मिलते हैं, और वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ठीक। तो सर थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन नेक्स्ट